Hello students, welcome to our lecture series on Indian economy for MPPSC prelims as well as mains. We are on the topic of fiscal policy. We had quite a bit of discussion in the previous lecture regarding introduction to fiscal policy, where we saw that fiscal policy is basically divided into two heads. One is of receipts, that is income which is earned by government, and another is of एक्सपेंडिचर जो खर्चे करती है सरकार. देन वी सेड कि अभी खर्चों को अलग रखते हैं, अभी आमदनी कमाने पर ध्यान देते हैं. एंड वी वर डिस्कसिंग अबाउट रेसीट्स. सो इन केस ऑफ रेसीट्स वी हैड डिवाइडेड इट इनटू टू हेड्स, दो भागों में बांट दिया था आमदनी को भी, रेवेन्यू रेसीट्स और कैपिटल रेसीट्स. रेवेन्यू रेसीट्स वर दोज रेसीट्स विच व्हेन अर्न्ड, जब कमाई जाती हैं, विच व्हेन अर्न्ड नीदर क्रिएट लायबिलिटी नॉर रिड्यूस एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट. मतलब ऐसी आमदनी जो सर पे बोझ भी नहीं बना रही वापस चुकाने का और ना ही कोई एसेट बेचकर कमाई जा रही है, इज रेवेन्यू रेसीट. वाइल कैपिटल रेसीट वी डिफाइंड एज द इनकम विच क्रिएट्स लायबिलिटी. मतलब वापस चुकाना रहेगा, कमा तो लिया आज, आ तो गया जेब में पैसा, लेकिन भविष्य में वापस चुकाना भी रहेगा. सो कैपिटल रेसीट्स आर दोज रेसीट्स विच क्रिएट लायबिलिटी और या फिर विच आर अर्नड बाय सेलिंग वंस एसेट्स. सरकार ने अपनी ज़मीन बेची, कोई कंपनी बेची और फिर पैसा कमाया, तो जो कमाई होगी वो कैपिटल रिसीट्स में आएगी. फिर हमने बोला था कैपिटल रिसीट्स को भी साइड में रखो थोड़ी देर, हमने रेवेन्यू रिसीट्स पे बात करना शुरू करी थी. रेवेन्यू रिसीट्स को फिर हमने विभाजित करा था. वी आर डिवाइडेड इट फर्दर इनटू टू हेड्स, दैट इज टैक्स एंड नॉन टैक्स. दो प्रकार से रेवेन्यू रिसीट्स में कमाई होती है, दैट इज टैक्स एंड नॉन टैक्स. इस पर भी हमने बात करना शुरू कर दिया था और हमने एक अंतर समझ लिया था कि टैक्स को फिर हम दो भागों में जब डिवाइड करते हैं तो हमारा विभाजन था, आर डिस्टिंक्शन वाज बेस्ड ऑन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस. एंड वी सॉ व्हाट डू वी मीन बाय डायरेक्ट टैक्सेस. These are those taxes where impact and incidence are on the same entity. What is tax impact? जिसकी जेब से टैक्स जा रहा है, one who pays actually out of the pocket. And what is tax incidence? Tax incidence is one who is responsible to deposit it with the tax office, is bearing the tax incidence. So in direct taxes, impact and incidence were on same entity, while in case of indirect taxes, impact and incidence were on different entity. जैसे पेट्रोल पंप, इंडियन ऑयल में जब पेट्रोल भराया तो उन पर इंसिडेंस है, लेकिन जाएगा तो इस एक्टिवा सवार की जेब से, तो इस पर इम्पैक्ट है. इसलिए पेट्रोल पर जो हम टैक्स देते हैं, एक्साइज ड्यूटी या सेल्स टैक्स, दीज आर इनडायरेक्ट टैक्सेस. यहां तक हमने बातें कर ली थी. अब एक एक करके कुछ टैक्सेस को एलॉबरेट करते हैं और चीजें आगे समझते हैं. डायरेक्ट टैक्स के मैंने कुछ उदाहरण आपको दिए थे, उन्हीं को आगे बढ़ा रहा हूं और थोड़ा डिटेल में समझते हैं. तो फिलहाल हम इस बड़े से चक्रव्यूह में कहां पर आ गए हैं, हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट टैक्सेस पर. ठीक, आपके लिए एक बार और इस पूरे डायग्राम को बना देते हैं. बजट के दो हिस्से, आमदनी रेसीट और खर्चे एक्सपेंडिचर. खर्चों को अलग रखा. रेसीट के फिर दो हिस्से, रेवेन्यू रेसीट और कैपिटल रेसीट. फिर रेवेन्यू रेसीट के दो हिस्से, टैक्स और नॉन टैक्स, कि बिना टैक्स लगाए भी कमाई हो सकती है, आ रहे हैं उसके एग्जाम्पल्स पर भी. लेकिन फिर टैक्स के दो हेड, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स. इन दोनों का डेफिनेशन आप समझ चुके हैं. अब मैं एक एक करके कुछ डायरेक्ट टैक्सेस उठा रहा हूं और आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन वो टैक्स किस बात के लिए लगाया जाता है. तो हम इस चक्रव्यूह में इस मुद्दे पर हैं. वी आर ऑन डायरेक्ट टैक्सेस. ठीक है, यहां तक जो मेंशन्ड है पॉइंट नंबर 3 तक, दीज आर डायरेक्ट टैक्सेस. ओके, पॉइंट नंबर 3 तक. उसके बाद का इनडायरेक्ट टैक्स है, पर इसमें भी मैं कुछ और ऐड करूंगा, कुछ और डायरेक्ट टैक्सेस. वो महत्वपूर्ण नहीं है ज्यादा, लेकिन आई वांट टू डिस्कस दैट आल्सो. सबसे पहला इनकम टैक्स. तो व्हेनेवर अ इंडिविजुअल अर्न्स सम इनकम, he may be liable to pay income tax on it. इनकम टैक्स एक प्रकार का डायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि अगर मैं आमदनी कमा रहा हूं तो मेरी ही जेब से जाएगी और मुझे ही जमा करना है. ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं अपने पेरेंट्स को बोल दूं, अपनी फैमिली को, यार कमा तो मैं रहा हूं लेकिन जमा तुम कर दो, घर में नहीं रह पाऊंगा शायद, राइट. तो जो कमा रहा है वही
जमा करेगा। इसलिए इनकम टैक्स कैसा है? डायरेक्ट टैक्स है। अब आम बोलचाल की भाषा में जिसे हम इनकम टैक्स कहते हैं, असल में दैट इज पर्सनल इनकम टैक्स, क्योंकि वो इंडिविजुअल्स पर लगता है। ऐसे ही एक और इनकम टैक्स है जो कंपनीज के मुनाफे पे लगता है, उसे हम कहते हैं कॉरपोरेट इनकम टैक्स। जैसे मैं इनकम कमाता हूं, ऐसे ही मैं जिस कंपनी में काम करता हूं वो भी तो प्रॉफिट कमाती है, तो उस कंपनी के मुनाफे पर इनकम टैक्स लगेगा, क्योंकि वो भी अपने आप में एक एंटिटी है। अपने पॉलिटी में आप पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स में कि कंपनीज का भी अपना एक अस्तित्व का दर्जा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, कि कंपनीज खुद एक एंटिटी है जिन पर केस करा जा सकता है, जो केस कर सकती हैं किसी पर। दे कैन सू एंड दे कैन बी सूड, and since they are entity in themselves, they are liable to pay the tax on the profits which they earn. So जो कंपनीज के मुनाफे पर टैक्स लगता है उसको हम कहते हैं कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स या कॉर्पोरेट इनकम टैक्स। माइंड यू, कॉर्पोरेट टैक्स कोई अलग टैक्स नहीं, इट इज इनकम टैक्स ओनली अंडर इनकम टैक्स एक्ट। बस इसका नाम कॉर्पोरेट टैक्स है, वरना इनकम टैक्स को मैं दो भागों में विभाजित कर दूंगा। क्या? एक इंडिविजुअल जो कमाता है उस पर देता है, और दूसरा प्रकार का इनकम टैक्स सीआईटी, जो कंपनीज मुनाफा कमाती हैं उस पर टैक्स देती है। वही यहां पर लिखा है हमने, ठीक। ऐसे ही एक और टैक्सेशन है, ये थोड़ा बारीकी में मैं थोड़ा कुरेद रहा हूं चीजों को, शायद उतनी आवश्यकता नहीं है, लेकिन टॉपिक की कंप्लीशन के लिए मैं अधूरा नहीं छोड़ना चाह रहा कुछ, वरना एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये दो परिभाषाएं काम दे जाएंगी। लेकिन अब इसमें कॉम्प्लेक्सिटी इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मैं। कई बार क्या होता है कि जो कंपनीज हैं जिनमें कॉरपोरेट टैक्स पे करना है, वो कई प्रकार से रियायतें ले लेती हैं, और इन कंपनीज को मुनाफा तो होता है, तो एक आदर्श दुनिया में इन्हें टैक्स तो भरना चाहिए, लेकिन ये कई प्रकार की रियायतें ले लेती हैं। When they take exemptions, अब आप बोलेंगे रियायतें क्या होता है सर? तो समझते हैं इसे। जैसे आपने सुना होगा कि अगर हम LIC की पॉलिसी खरीद लें तो हमें इनकम टैक्स में कुछ छूट मिल जाती है। हम कोई इंश्योरेंस खरीद लें तो हमें इनकम टैक्स में छूट मिल जाती है। हम किसी चैरिटेबल ट्रस्ट को दान दे दें तो हमें इनकम टैक्स में छूट मिल जाती है। ये डिडक्शंस होते हैं, एग्जेम्पशंस होते हैं। कि आपने अगर इन मुद्दों पर खर्चा करा तो आपको कम टैक्स देना होगा। जैसे अगर आपकी आमदनी 10 लाख है तो आपको लगभग 5 लाख रुपए पर टैक्स लगेगा, क्योंकि पहले 5 लाख टैक्स मुक्त हैं। तो आपको लगभग बाकी का जो 5 लाख है, पहले 5 लाख पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, अगले 5 लाख पर आपको टैक्स देना होगा। लेकिन अगर इसमें से आपने 1.5 लाख रुपए की LIC की पॉलिसी ले ली तो अब आपको मात्र 8.5 लाख रुपए पर ही टैक्स देना होगा, क्योंकि 1.5 लाख रुपए की LIC पॉलिसी आपकी टैक्सेबल इनकम को 1.5 लाख रुपए से कम कर देती है, राइट। तो पहले जहां 5 लाख पर टैक्स देना पड़ रहा था, मतलब 10 लाख आपकी टैक्सेबल इनकम बन रही थी, उसमें से 5 लाख आपने हटा दिया, अब बचा 5 लाख पर टैक्स देना है। अब इस 5 लाख जो बचा, इसमें से आपने 1.5 लाख की इनकम टैक्स की पॉलिसी ले ली, तो अब आपकी टैक्सेबल इनकम असल में कितनी हो गई? 8.5 लाख। और इस 8.5 लाख में पहले 5 लाख पर तो टैक्स लगना ही नहीं है, बचा कितना? 3.5 लाख। तो अब आपको 3.5 लाख पर ही टैक्स देना है। तो मतलब आपने टैक्स में छूट ले ली। क्यों? क्योंकि ऐसा इनकम टैक्स के कानून में प्रावधान है कि LIC की जो 1.5 लाख रुपए तक की पॉलिसी लेगा उसकी टैक्सेबल इनकम 1.5 लाख रुपए से कम हो जाएगी। ऐसे ही कंपनीज को भी कई एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस अवेलेबल है कि आपने कोई मशीनरी खरीदी पिछले साल 50 लाख की, अब इस साल वो चल के कुछ कीमत में कम हो गई होगी, अब वो 40 लाख की हो गई होगी, तो अब आपका 10 लाख का आपका घाटा हुआ है, क्योंकि 10 लाख से मशीनरी की कीमत कम हो गई है। तो आप आपके मुनाफों में से 10 लाख कम कर दीजिए। अगर आपको 50 लाख का मुनाफा हुआ है तो आप 10 लाख माइनस कर दीजिए और आप बस 40 लाख पर ही टैक्स दीजिए। ये जो 10 लाख हमने माइनस करा, ये डेप्रीसिएशन कहलाता है। जो घिसाव हुआ, टूट फूट हुई, वो भी तो मुनाफे में से माइनस करना पड़ेगी, चाहे वो आज दिख नहीं रही हो। मशीन वैसी की वैसी खड़ी है, गाड़ी वैसी की वैसी खड़ी है, लेकिन आज बेचने जाएंगे तो 10 लाख कम में बिकेगी, मतलब 10 लाख का तो टूट फूट और घिसाव हो ही गया ना। इसी चीज को हम क्या कहते हैं इकोनॉमी की टर्मिनोलॉजी में? डेप्रीसिएशन। तो मुझे जो मेरे मुनाफे हुए हैं 50 लाख, उसमें से 10 लाख माइनस कर दो 40 लाख, ऐसी छूट सरकार देती है। तो अब मेरा टैक्सेबल इनकम कितना रह गया? 40 लाख। पहले 50 लाख पे कॉर्पोरेट टैक्स दे रही थी मेरी कंपनी, अब
40 लाख पर ही कॉर्पोरेट टैक्स दे रही है। ऐसे मैंने और भी इनकम टैक्स के प्रावधान निकाले, कुरेद कर 40 से 30 पे ले गया, 30 से 20 पर ले गया, 20 से 0 पर ले गया। तो अब जो मेरी टैक्सेबल इनकम है वो 0, पर असल में क्या मैंने मुनाफा नहीं कमाया? अरे कमाया 50 लाख मुनाफा, वो तो मैंने इनकम टैक्स में अलग अलग प्रावधानों का बुद्धिमत्ता से इस्तेमाल करके अपनी टैक्सेबल इनकम 0 कर दी। मतलब मुझे कॉर्पोरेट टैक्स कितना देना है? 0। सरकार को ये बात पसंद नहीं आई। सरकार बोली तुम ज्यादा होशियार बन रहे हो यार तुम लोग, कि तुम्हें छूट दी है तो उसका गैर वाजिब इस्तेमाल कर रहे हो, और मुनाफा कमाने के बावजूद कॉर्पोरेट टैक्स कितना जमा कर रहे हो? 0। तो 1997 में गवर्नमेंट ने एक और टैक्सेशन इंट्रोड्यूस करा, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, कि चाहे इनकम टैक्स के प्रावधान, इनकम टैक्स के कानून के तहत योर टैक्सेबल इनकम माइट बी 0, बट इफ यू आर अर्निंग सम प्रॉफिट then you need to pay 15% of tax. किस पर 15%? 15% of tax on book profits. अब book profits क्या होता है? एक लाइन में समझेंगे, क्योंकि जब हम CA बनना चाहेंगे तब हम इसको ओपन करेंगे। अभी हम डिप्टी कलेक्टर बनना चाह रहे हैं या कलेक्टर बनना चाह रहे हैं, तो हम CA की पढ़ाई से फिलहाल दूर रहेंगे। हम उतना पढ़ेंगे कि हमारा प्रीलिम्स का सवाल हो जाए और एक 3 मार्कर मैट पर अगर आए तो वो हो जाए। तो मैंने क्या बताया आपको कि पहले इनकम टैक्स के कानून के तहत मैंने अपने प्रॉफिट्स निकाले और फिर उन पर क्या ले लिया? डिडक्शंस ले लिए, जैसे डेप्रीसिएशन। इस कारण से व्हाट हैपेंड, मेरी जो टैक्सेबल इनकम आई वो 0 आई। तो मुझे कॉर्पोरेट टैक्स कितना देना है? 0। गवर्नमेंट वाज नॉट हैप्पी कि हमारी अच्छाई का गैर वाजिब इस्तेमाल कर रहे हो तुम। सरकार ने बोला मैं तुमसे ज्यादा होशियार हूं। सरकार ने बोला कि एक और टैक्स होगा, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। अब ये क्या होगा कि तुम्हारे जो भी प्रॉफिट्स निकलेंगे, लेकिन प्रॉफिट्स अब मैं इनकम टैक्स एक्ट से नहीं निकालूंगा। ये कब करूंगा? जब यहां पर 0 दिखेगा मुझे। अगर यहां 0 दिखा तब क्या करना पड़ेगा? इस प्रक्रिया पे जाना पड़ेगा, और कंपनीज कानून के तहत, कंपनीज एक्ट के तहत आपको आपके मुनाफे निकालने होंगे। जो कंपनीज एक्ट के तहत मुनाफे निकाले जाते हैं उन्हें हम कहते हैं बुक प्रॉफिट्स। तो अगर कंपनीज एक्ट के तहत आपको मुनाफा हुआ है, चाहे कॉर्पोरेट टैक्स आपका 0 आया हो इनकम टैक्स एक्ट के तहत, तो आप कोई कॉर्पोरेट टैक्स ना दे रहे हो, लेकिन अगर कंपनीज एक्ट के तहत आपने आपके अकाउंट्स बनाए और आपको मुनाफा हुआ, तो इस मुनाफे को हम कहते हैं बुक प्रॉफिट। इस बुक प्रॉफिट पर आपको 15% टैक्स देना होगा। जैसे इसके एग्जाम्पल में कि एक कंपनी ने 50 लाख का मुनाफा कमाया था और 50 लाख का डिडक्शन ले लिया, तो उसका टैक्स कितना हुआ? 0। लेकिन फिर इसी कंपनी के बही खाते बनाए गए कंपनीज एक्ट के तहत, और पता चला कि कंपनीज एक्ट के तरीके से जब बनाए गए तो इसे 30 लाख का मुनाफा है, तो इस 30 लाख पर 15% इस कंपनी को मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स देना होगा। इट इज अ फॉर्म ऑफ डायरेक्ट टैक्स। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट है? सिर्फ एक फैक्ट पूरी कहानी में, 15%, कि व्हाट इज द रेट ऑफ मैट? 15%, अंडर विच law are the profits under MAT calculated? Companies Act, not Income Tax Act. When was MAT introduced? 1997. ठीक है। तो मैंने यही कॉर्पोरेट टैक्स में चूंकि बड़े खेल हो रहे थे, इसलिए सरकार भी होशियार निकली और मैट बना दिया। ऐसे ही एक और टैक्स यहाँ पर लिखा है डायरेक्ट टैक्स, उस पर भी बात करते हैं। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। ये क्या होता है? जब भी आप शेयर्स की खरीदी और बिक्री करते हैं एक्सचेंज पर, exchange we have already discussed in our financial sector part, where we had a great discussion on what is National Stock Exchange, what is Bombay Stock Exchange. तो जब भी आप एक्सचेंज पर शेयर की खरीदी और बिक्री करते हैं, आपके मुनाफों से परे, irrespective of the profits that you earn, you will pay a transaction tax. एक उदाहरण से समझते हैं।
100 रुपए का शेयर खरीदा टाटा मोटर्स का मान लीजिए और 120 में बेचा, तो 20 रुपए मुनाफा हुआ, आपकी इनकम हुई। इस 20 रुपए पर क्या लगेगा? इनकम टैक्स लगेगा, पॉइंट नंबर 1। लेकिन 100 रुपए का शेयर खरीदा और 120 में बेचा, तो 20 रुपए मुनाफे पर इनकम टैक्स दिया। इसके साथ ही एक और डायरेक्ट टैक्स भी है कि आपने ट्रांजैक्शन भी तो करा, 100 रुपए की खरीदी और 120 रुपए की बेचवा ली। इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती है बहुत छोटा सा होता है, 100 रुपए पर 1 पैसे के आसपास होता है। तो 100 रुपए पर 1 पैसे का जो टैक्स लगाएगी ट्रांजैक्शन पर, मुनाफे से परे, 100 रुपए का खरीदा, अभी तो बेचा भी नहीं है, पर फिर भी 100 रुपए की खरीदारी हुई है, मतलब ट्रांजैक्शन हुआ है, उस पर जो टैक्स लगेगा उसको कहते हैं सिक्योरिटी, क्योंकि एक सिक्योरिटी है शेयर, हम पढ़ चुके हैं। तो इसकी चूंकि ट्रांजैक्शन कर रहे हैं आप इस शेयर की, सिक्योरिटी की, आपको 100 रुपए पर 1 पैसे का सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स देना होगा। ऐसे ही जब आप इसे बेचेंगे, मान लीजिए 120 में बेचा, तो फिर इसका 0.1% आपको सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स देना होगा। अब आप सोचेंगे अच्छा 120 में बेचा, मुनाफा हुआ था, लेकिन मान लो कि 100 का खरीदा और 50 में बेचा, मुनाफा भी नहीं हुआ, तो टैक्स नहीं देना है क्या? तब मैं कहूंगा इनकम टैक्स नहीं देना है, क्योंकि इनकम टैक्स तो मुनाफे पर दिया जाएगा, तुम तो लॉस में बेच रहे हो, कुछ नहीं देना है इनकम टैक्स। लेकिन ट्रांजैक्शन तो कर रहे हो, 100 रुपए की खरीदारी और 50 रुपए की बेचवाली, तो दोनों पर 0.1% खरीदारी के लेग में और 0.1% बेचवाली के लेग में आपको सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स देना होगा। तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स इज लेवीड ऑन द ट्रांजैक्शन इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट्स और लॉस। इफ यू आर हैविंग प्रॉफिट, एक और टैक्स दो, इनकम टैक्स। ठीक, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स बहुत न्यूज में है, पता है क्यों? थोड़ा सा डिविएट हो रहा हूं। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स शेयर मार्केट के ट्रांजैक्शन पे लगता है, और भारत ने अपने इतिहास का सबसे बड़ा सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स भारत सरकार ने पिछले साल कलेक्ट करा है, लगभग 12,500 करोड़ रुपए, 12,500 करोड़ रुपीज। It just signifies that lot of people who were not trading, were not active in the stock market, are now actively trading। तभी तो ये जो 2,000-3,000 करोड़ पर थम सा जाया करता था, वो बढ़कर इस बार जो कलेक्शन हुआ है वो 12,500 करोड़ रुपए का हुआ है। तो भारत की बहुत सारी जनता शेयर मार्केट की तरफ आ रही है और एक अच्छा सोर्स बनता जा रहा है। पर फिर भी कंपेयर टू इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स, ये जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है बहुत ही ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। जो इनकम टैक्स से कमाई होती है लगभग 9 लाख करोड़ रुपए होती है, कॉर्पोरेट टैक्स से कमाई लगभग 9.5 लाख करोड़ रुपए होती है साल में। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है चिंदी कमाई, चिल्लर कमाई, 12,500 करोड़ रुपए। ठीक, तो देखा कैसी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं हम, हमें 12,500 करोड़ रुपए बहुत कम लग रहे हैं। ठीक अच्छा, एक और टैक्स है डायरेक्ट टैक्स, यहाँ मेंशन नहीं करा था क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन शायद 5-6 साल में उस पर भी हम खबरें सुनने लगे। बहुत छोटा सा टैक्स है, कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। अब ये क्या होता है? जैसे एक्सचेंज पर शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं, ऐसे ही भारत में कमोडिटी के एक्सचेंजेस हैं। कमोडिटी मतलब वस्तुएं, वस्तुओं की खरीदी और बिक्री कर सकते हैं। वस्तुओं से मतलब है कच्चा तेल, नेचुरल गैस, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, जिंक, इनकी बिक्री होती है। कंप्यूटर पे बैठे बैठे ऑनलाइन ऑर्डर दो 100 बैरल ऑयल, तो आपके पास रसीद आ जाएगी, 100 बैरल ऑयल तुम्हारा हुआ, तुमने ट्रांजैक्शन करा है कुछ। जैसे शेयर की खरीदी और बिक्री हुई है, ऐसे ही 100 बैरल ऑयल की खरीदी और बिक्री हुई है, तो इस पर जो टैक्स लगेगा वो क्या कहलाता है? कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। वो भी एक डायरेक्ट टैक्स है। तो 4th पॉइंट हम ऐड कर सकते हैं, कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। ऐसे ही एक और डायरेक्ट टैक्स है जो हुआ करता था पर अभी नहीं है, वो एसेट्स पर लगता था कि आपकी कितनी संपत्तियां हैं, चाहे बेची वेची नहीं आपने, पर आपकी संपत्ति है, टैक्स दोगे। वो टैक्स था वेल्थ टैक्स, बट दिस हैज बीन अबॉलिश्ड। ऐसी खबरें चल रही हैं कि शायद इसे वापस लाया जाएगा, पर फिलहाल तो ये भारत में नहीं है। तो आई होप आप डायरेक्ट टैक्सेस के प्रमुख बिंदु समझे होंगे जो केंद्र सरकार लेवी करती है। ये कुछ 4 डायरेक्ट टैक्सेस हैं, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, सिक्योरिटी और
कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। क्या राज्य सरकारें भी डायरेक्ट टैक्स लेवी कर सकती हैं? तो क्या लगता है आपको? जनरली क्लासेस में मुझे इसका जवाब मिलता है ना, नहीं कर सकती, जो गलत जवाब है। राज्य सरकारें, स्टेट गवर्नमेंट्स डू हैव द अथॉरिटी टू लेवी वन टाइप ऑफ डायरेक्ट टैक्स, दैट इज इनकम टैक्स ऑन, सिर्फ एक मुद्दे पर इनकम टैक्स लगा सकती हैं। क्या? इनकम ऑन, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल सोर्सेज, कि कृषि से जो आमदनी होगी उस पर जो टैक्स लगेगा वो कौन कलेक्ट करेगा, कौन लगाएगा? स्टेट गवर्नमेंट्स। पर भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि किसी राज्य सरकार ने कृषि से होने वाली आमदनी पर इनकम टैक्स लगाया हो। तो फिलहाल जो स्थिति है, डायरेक्ट टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी करती है और कलेक्ट करती है। डायरेक्ट टैक्सेस कृषि पर होने वाली आमदनी पर जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं वो लगाने और कलेक्ट करने का अधिकार राज्य सरकारों के पास है। लेकिन कोई राज्य सरकार ने इतनी हिम्मत नहीं दिखाई है कि वो कृषि पर इनकम टैक्स लेवी करें। शायद लॉजिकल भी है। क्यों? क्योंकि औसत आय कृषि में बहुत कम है फार्मर्स की। आप बोलेंगे नहीं, हमने तो बहुत अमीर किसान भी देखे हैं कुछ किसान अमीर, लेकिन कुछ अमीर किसानों से टैक्स कलेक्शन करने के लिए राज्य सरकार को जो खर्चा होगा वो ज्यादा हो जाएगा और जो टैक्स आएगा वो कम रहेगा। तो राज्य सरकार ने बोला रहने दो, अमीरों किसानों, अमीर किसानों, तुम अभी टैक्स मत दो, बाद में समझेंगे। ठीक। क्या लोकल गवर्नमेंट जैसे हमारी नगर निगमें ये भी डायरेक्ट टैक्स लेवी कर सकती है? हाँ, इनके पास भी कुछ डायरेक्ट टैक्स लगाने के अधिकार हैं। जैसे प्रॉपर्टी टैक्स, आपने कितने एरिया में प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करी है उसके अनुसार आपको कुछ टैक्स नगर निगम को देना होता है इन फॉर्म ऑफ डायरेक्ट टैक्स। फाइन। तो ये बात हुई प्रमुख डायरेक्ट टैक्सेस पर। अब कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस पर बात करते हैं। यहाँ पर कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस लिखे हुए हैं, एक्साइज, जीएसटी, कस्टम्स। आई एम एलॉबरेटिंग ईच वन ऑफ अ बिट। एक नई स्लाइड पे लेते हैं, हम समझते हैं अब इसे। एक सबसे बहुत ही प्रमुख डायरेक्ट टैक्स जो आपने सुना होगा, दैट इज गब्बर सिंह, जीएसटी। राइट, हर जगह जहां जाते हैं आजकल तो चाय भी पियेंगे किसी दुकान पर, ठीक ठाक दुकान पर, तो 5 रुपए की चाय पर भी जीएसटी लगा होगा। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। अब जीएसटी ने जो 1 जुलाई 2017 से भारत में कदम रखा है, एक लंबी कहानी है। ये 17 साल से इस बात की कोशिश हो रही थी। फाइनली वो मुहूर्त 1 जुलाई 2017 को आया कि भारत में जीएसटी लॉन्च हुआ। जो जीएसटी था, इससे पहले क्या इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते थे? बहुत सारे। जीएसटी ने एक बहुत बड़ा सुधार करा है कि जो कई सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, हम एक एक करके समझ रहे हैं, उन्हें लगभग सभी वस्तुओं से रिप्लेस कर दिया है। कुछ वस्तुएं एग्जेम्पशन हैं, जैसे अल्कोहल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स विच आर स्टिल आउटसाइड जीएसटी, और उन पर आज भी पुराने ढर्रे से, पुरानी पद्धति से पुराने टैक्सेस जैसे एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स लगते हैं। लेकिन लगभग सभी वस्तुओं पर अब पुराने इनडायरेक्ट टैक्स ना लगकर मात्र और मात्र जीएसटी लगता है। तो इसे समझते हैं। जीएसटी से पहले कई सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, जैसे एक्साइज ड्यूटी, जैसे सेल्स टैक्स, जैसे सर्विस टैक्स, जैसे एंटरटेनमेंट टैक्स, जैसे लग्जरी टैक्स, जैसे ऑक्ट्रॉय। आप सोचिए कितना कॉम्प्लेक्स होता होगा बिजनेस करना, कि एक व्यापारी को इतने सारे टैक्सेस का लेखा जोखा रखना, और हर किसी का डिपार्टमेंट अलग। यहाँ इस मंत्री से मिलो, इस मंत्री से मिलो, इस अफसर से मिलो, इस टैक्स को लेकर, इस टैक्स के लिए पूरी कहानी शुरू से शुरू करो। बहुत समस्या थी भारत में व्यापार करने की, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस कई सारे थे। भारत सरकार ने 2000 से, किसी एक सरकार को श्रेय नहीं दे रहा, नहीं किसी एक सरकार को ब्लेम दे रहे हैं, 2000 से इस बात पर काम करना शुरू करा हमने कि नहीं यार, ये तो अच्छा व्यापारिक माहौल नहीं है। हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अगर बनाना है तो इनडायरेक्ट टैक्सेस रेशनल बनाने होंगे।
और फाइनली करते करते धीरे धीरे वो दिन आया। तो भारत सरकार बहुत अच्छा काम करती है, ये कुछ ऐसी चक्की है भारत सरकार जो बहुत धीमी चलती है लेकिन बहुत बारीक भी पिसती है, तो बहुत अच्छा काम भी करती है। तो 2017 आते आते हमने बहुत बड़े रिफॉर्म करे और लगभग ये सभी टैक्सेस हम खत्म कर चुके हैं और उसकी जगह एक सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर लाए हैं, दैट इज जीएसटी। एक एक करके इन टैक्सेस के काम समझते हैं, एक एक दो दो लाइन में। एक्साइज ड्यूटी क्या करता था? ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकार में था, वो लेवी करती थी और वही कलेक्ट करती थी। एक्साइज ड्यूटी वस्तुओं की मैन्युफैक्चरिंग पर लगता है। वस्तुओं की मैन्युफैक्चरिंग मतलब जब भी किसी वस्तु में वैल्यू एडिशन होता है, वस्तु मतलब कोई भी गुड्स, जैसे मान लीजिए कि धागा है, धागे से कपड़ा बना तो वैल्यू एडिशन हो गया ना। 1000 रुपए का धागा था, उससे 5000 का कपड़ा बन गया, तो वैल्यू एडिशन हो गया। तो जो 4000 रुपए की नई वैल्यू क्रिएट हुई है किसी वस्तु पर, उस पर क्या लगता था? एक्साइज ड्यूटी। इस कपड़े से मान लीजिए कि जोधपुरी सूट बन गया 20,000 का, तो 15,000 की वैल्यू एडिशन हुई है। 5,000 का कपड़ा था, 20,000 का सूट, तो 15,000 की वैल्यू एडिशन हुई है। इस पर क्या लगेगा? एक्साइज ड्यूटी। तो जब भी किसी वस्तु में कोई वैल्यू ऐड होती है, उस पर जो टैक्स लगता था उसी को हम कहते हैं एक्साइज ड्यूटी। लगता था, हाँ। अब वही टैक्स क्या हो गया है, किसमें समाहित हो गया? एक्साइज ड्यूटी, जीएसटी में। तो अब आप अगर 5,000 के कपड़े से 15,000 का सूट बनवाएंगे तो आपने जो 10,000 का वैल्यू ऐड करा है, इस पर आपको क्या पे करना होगा? जीएसटी। अब एक्साइज ड्यूटी नहीं, क्योंकि वो किस में सम्मिलित हो गया है? जीएसटी में। ऐसे ही जब बिक्री होती थी वस्तुओं की, बिक्री होती थी मतलब जब ये सूट बिका 20,000 का, तो इस पर स्टेट गवर्नमेंट, एक्साइज ड्यूटी किसके पास थी? केंद्र के पास। सेल्स टैक्स किसके पास है? था स्टेट गवर्नमेंट के पास। जब भी कोई बिक्री होती थी तो उस पर क्या लगता था? सेल्स टैक्स। अब आपको बिक्री पर अलग से कोई सेल्स टैक्स नहीं देना है, आपको क्या पे करना होगा? जीएसटी। तो सेल्स टैक्स भी किसके अंदर आ गया है? जीएसटी के अंदर। फिर जैसे वस्तुओं की बिक्री और खरीदी होती है, ऐसे ही सेवाओं, सर्विसेज की भी तो होती है। कैसे? मान लीजिए कि आपने कोचिंग की फीस भरी, तो आपने मुझे खरीद लिया क्या? मेरा सूट खरीद लिया क्या? नहीं, आपने मेरी सेवाएं खरीदी हैं, ज्ञान की, जो दिखता नहीं है, इनटैंजिबल है मेरा यहाँ पर आपको ज्ञान डिलीवर करना। तो वो जो इनटैंजिबल चीजें होती हैं, जिनका कोई लुक, फील, शेप, साइज नहीं होता, पर फिर भी बिक्री और खरीदी होती है, जैसे डॉक्टर का एडवाइस नहीं दिखता हमें, उसका कोई लुक, फील, शेप, साइज नहीं है, ये सब क्या है? सेवाओं की बिक्री और खरीदी। जैसे वस्तुएं दिखती हैं तो उस पर टैक्स लगता है, तो क्या बस सेवाएं दिखती नहीं है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा क्या? बिल्कुल लगेगा। जो सेवाओं पर टैक्स लगता था उसको हम कहते हैं सर्विस टैक्स। आपने मोबाइल का रिचार्ज कराया 100 रुपए का, तो वो बोलता था 100 रुपए का टॉक टाइम, लेकिन 12 रुपए टैक्स के दो। कौन से टैक्स के दो? सर्विस टैक्स के दो, क्योंकि मोबाइल इज अ सर्विस। तो जीएसटी से पहले सेवाओं की, सर्विसेज की खरीदी और बिक्री पर द टैक्स व्हिच वी यूज्ड टू पे वाज सर्विस टैक्स, बट नाउ वी डोंट पे सर्विस टैक्स। व्हाट वी पे इज जीएसटी, बिकॉज सर्विस टैक्स हैज बीन मर्ज्ड विद जीएसटी। समझ रहे हैं? ठीक। ऐसे ही एंटरटेनमेंट टैक्स, मेले में गए, टिकट लिया, उस पर जो लगता था वो एंटरटेनमेंट टैक्स। मूवी देखने गए, टिकट लिया, उस पर जो लगता था वो एंटरटेनमेंट टैक्स। कुछ राज्यों में आज भी एंटरटेनमेंट टैक्स लगता है, कुछ राज्यों में एंटरटेनमेंट टैक्स मर्ज हो गया है जीएसटी में। ऐसा क्यों? थोड़ी देर में ये कहानी भी सुनते हैं। अभी पूरे इस चीज को एक एक बार करके पूरे टैक्सेस को पूरा कर लेते हैं, फिर ये कहानी भी सुनेंगे। ऐसे ही कुछ जो लग्जरी कंजम्पशन आप करते थे उस पर अलग से टैक्स लगता था। लग्जरी कंजम्पशन कि 5 स्टार होटल में 650 रुपए की चाय पी रहे हैं आप, वो भी पानी वाली डिप चाय, ये लग्जरी कंजम्पशन है। इस पर जो टैक्स लगता था वो कहलाता था लग्जरी टैक्स, पर इसे अबॉलिश कर दिया गया है और इसकी जगह पर क्या लगेगा? जीएसटी।
ऐसे ही अगर आप एक जिले से दूसरे जिले में कोई वस्तुओं का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं कमर्शियल पर्पस के लिए, तो आपको चुंगी कर देना होता था कि इंदौर से देवास जा रहे हैं आप, तो बीच में बॉर्डर आएगी, उस पर ऑक्ट्रॉय ड्यूटी लगती थी। ये भी अबॉलिश हो चुका है। मतलब आप समझे कि इतने सारे टैक्सेस थे जो हमें परेशान करके रखे हुए थे। अब व्यापार करना कितना आसान है कि रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हैं, इन सबसे निजात है। सिर्फ बिल पर जो व्यापारी है उसे जीएसटी लगाना है और कस्टमर से कलेक्ट करना है। कस्टमर की जेब से ही जाएगा। क्यों? क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स से इम्पैक्ट कस्टमर पर है, लेकिन कुछ गड़बड़ हुई तो रेस्टोरेंट ओनर की जिम्मेदारी। तो जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, जाएगा कस्टमर की जेब से, जमा रेस्टोरेंट ओनर कराएगा। इम्पैक्ट कस्टमर पर है, इंसिडेंस रेस्टोरेंट ओनर पर है। सच अ टैक्स इज इनडायरेक्ट टैक्स। अब मैंने बोला कि लगभग सभी वस्तुएं जीएसटी के दायरे में हैं, कुछ एक्सेप्शंस के साथ। कुछ एक्सेप्शंस पे भी बात कर लेते हैं, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और अल्कोहल। आज भी ये दो प्रमुख प्रोडक्ट्स हैं जो जीएसटी के दायरे में नहीं आते, विच आर स्टिल, ये दोनों प्रोडक्ट्स आर स्टिल टैक्स्ड एज पर ओल्ड टैक्स रिजीम, ओल्ड टैक्स मैकेनिज्म, दैट इज ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स लाइक, कुछ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के मैं नाम ले रहा हूं, पेट्रोल, डीजल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल जो प्लेन में ईंधन डलता है, या सीएनजी नेचुरल गैस जो ऑटो में बसेस में हम भरवाते हैं। ये सब प्रमुख पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं जिन पर जीएसटी नहीं लगता। इन पर फिर क्या लगता है? इन पर सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी लगाती है और स्टेट गवर्नमेंट सेल्स टैक्स लगाती है। तो मतलब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आज भी जीएसटी के दायरे के बाहर हैं। पॉइंट टू बी नोटेड इज, मैंने इसमें एलपीजी नहीं लिखा है। मतलब क्या कि एलपीजी जीएसटी के दायरे में आता है, वो एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जो जीएसटी के दायरे में आता है, लेकिन ये पेट्रोल, डीजल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, सीएनजी, ये जीएसटी से आज भी बाहर है। आप पूछेंगे क्यों, ऐसा क्यों? तो बात यह है कि ये जो सेल्स टैक्स है जो कि स्टेट गवर्नमेंट लगाती है इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर, एक रफ अनुमान दे रहा हूं, हर राज्य का अलग है, लेकिन जब आप 100 रुपए का पेट्रोल भराते हैं तो लगभग 20 रुपए राज्य सरकार को देते हैं आप इस सेल्स टैक्स के नाम पर। अगर ये सेल्स टैक्स हट गया और जीएसटी आ गया तो राज्य सरकार को ऐसा भय है कि उनकी कमाई 9 रुपए ही रह जाएगी। तो चूंकि उन्हें यह भय है कि जीएसटी आने के बाद जो हम अभी भर के सेल्स टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं वो उसका कलेक्शन कम हो जाएगा, क्योंकि जीएसटी का औसत रेट 18% है। तो 18% में 9 केंद्र सरकार ले जाती है और 9 राज्य को दिया जाएगा, तो हमारी कमाई कम हो जाएगी। इसलिए राज्य सरकार ना पर अड़ी हुई है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स तो जीएसटी के दायरे में आने ही नहीं देंगे, चाहे जो कर लो आप। तो इसलिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स फिलहाल जीएसटी से बाहर है। ऐसे ही अल्कोहल, शराब पीने वाली। आप बोलेंगे अरे पीने के अलावा भी शराब होती है क्या? सैनिटाइजर में भी इस्तेमाल होता है अल्कोहल, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन की बात कर रहे हैं। तो जो अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है वो भी जीएसटी के दायरे के बाहर है, और इस पर जो एक्साइज ड्यूटी लगती है शराब बनने की प्रक्रिया में और बिकने की प्रक्रिया में सेल्स टैक्स, ये दोनों ही स्टेट गवर्नमेंट के अधिकार में है। यहां पर जीएसटी का कोई लेना देना नहीं है। तो मतलब क्या, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इन पर एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है और सेल्स टैक्स स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। लेकिन जो अल्कोहल है उस पर एक्साइज ड्यूटी भी स्टेट गवर्नमेंट लगाती है और सेल्स टैक्स भी स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। ये एक्सेप्शन है, प्रमुख ऐसे तो और भी एक्सेप्शन है, लेकिन ये सबसे प्रमुख एक्सेप्शन है जो उन वस्तुओं के, फॉर दोज गुड्स विच आर नॉट अंडर जीएसटी। तो आई होप आप ये पार्ट समझे होंगे इनडायरेक्ट टैक्स का, कि जीएसटी ने किन किन टैक्सेस को रिप्लेस करा। अब 1 लाइनर या 3 मार्कर हो सकते हैं इन टैक्स का कोई एक नाम देकर। ठीक, आगे की और बातें हैं, जैसे डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस में
अंतर, बिल्कुल एक 5 मार्कर या इवन 11 मार्कर बन सकता है। आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे हम इसे। ऐसे ही वी विल ऑल्सो लुक एट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट, लाइक जीरो बेस्ड बजटिंग, बहुत फेमस 3 मार्कर है, लाइक जेंडर बजटिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टैक्सेशन सिस्टम, कुछ कंसेप्ट जैसे फिस्कल डेफिसिट या फिर प्राइमरी डेफिसिट, वित्तीय घाटा एक्सेट्रा, ये आने वाले अपने फिस्कल पॉलिसी के लेक्चर में हम देखेंगे। सो थैंक यू फॉर द डे, थैंक यू सो मच।